तो ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, जय श्री राम, जय श्री श्याम। आज इतने धार्मिक कैसे? बिकॉज हमेशा ही धार्मिक रहते हैं। आज आप लोग के सामने से भी आया, यहाँ से कुछ लोग लिखे हैं राम राम जय श्री श्याम, हम भी बोल दिए। अब नाम में क्या पड़ा है? बोला तो राम जी का नाम, श्याम जी का नाम ले लिया, बस दैट्स इट। अब कौन बोला उसमें क्या? विष्णु जी बोल रहे हैं राम राम जय श्री श्याम, सब जगह भगवान भगवान का ही नाम चल रहा है, तो बस ले लो। ओके, चलो, इसका मतलब आज का क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। स्टार्टिंग हो रहा है धार्मिक तरीके से। तो अपने लास्ट क्लास में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड का कैलकुलेशन समझे थे, और उसके ऊपर आप लोगों को काफी सारा क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। काफी सारा क्या, 6-7 क्वेश्चन होमवर्क में था। तो अपने वो होमवर्क क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उससे अपना वो रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था? 16 से 22। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी दैट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तभी अपने को समझ में आ जाता है कि सर यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ना डायरेक्टली खर्चा नहीं दिखा सकते हैं, बिकॉज ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेशनरी का स्टॉक अलग से मेंटेन करता है। तो ये स्टेशनरी का स्टॉक इसके लिए एक असेट है। अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा सर कितना कंज्यूम हुआ ड्यूरिंग द ईयर, सिर्फ और सिर्फ वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस में जाएगा। मेरे पास कुछ लोगों का आंसर ऑलरेडी आ गया है। जिन लोगों का हो चुका है वो लोग अपना आंसर लिख के भेजो और चेक करो क्या आप लोग सही समझे थे, सही देखे थे। हाँ, मालूम है मेरे को, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। चलो, बहुत फास्ट देखेंगे। अगर बहुत इजी समय तो फटाफट देखते हैं ना। सर ओपनिंग स्टॉक, अपना कैलकुलेशन सर बहुत सिंपल था। आप बताइए तो ओपनिंग स्टॉक कितना था, उसमें आप ऐड कर दीजिएगा परचेजेस, फिर जो आएगा उसको अपने बोलते हैं अवेलेबल। सर ये आपके पास टोटल अवेलेबल था, और सर इसमें से आप लेस कर दीजिए जो आपके पास लास्ट में बच गया। जो नहीं बचा वो आप कंज्यूम कर लिए या यूज कर लिए। कंज्यूम लिख दो या यूज लिख दो, एक ही बात है। और ये सर जो यूज्ड है ना, उसी को अपने अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से खर्चा मानते हैं, और यही अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। राइट, ये स्पीड के साथ वही समझ पाएगा जो घर में अटेम्प्ट किया है, एक बार भी देखा है। और जो बिल्कुल भी नहीं किया है, एकदम लास्ट क्लास अटेंड किया था और सीधा आज वाला क्लास अटेंड करने आ गया मुंह उठा के, तो मुंह उठा के देखो। ठीक है, 15,000 इज द ओपनिंग स्टॉक। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। गाइज, इसमें ना अपने को ये दिया है कि पेमेंट मेड, और इसके साथ में ये वाला इंफॉर्मेशन के साथ में अगर क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन दे देता, तब अपना कुछ एक और वर्किंग बनता। इस क्वेश्चन में और कोई वर्किंग नहीं दिया सर, ना तो कोई क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बोला, ना कोई क्रेडिट बैलेंस बोला। अपने मान लेंगे जो पेमेंट हुआ है, जो पेमेंट हुआ है स्टेशनरी के लिए वही परचेज है। राइट, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। 54,000, 69,000 हुआ टोटल अवेलेबल। इसमें से लेस होगा सर क्लोजिंग स्टॉक 2,500, तो बताओ कितना बचा? 66,500 इज द राइट आंसर। वेरी वेरी गुड, एक्सलेंट। मैक्सिमम आप लोग सबका आंसर 66,500 है, और ये बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स मूव अहेड। बेहद इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, क्या चीज कहां से आ रहा है? हम ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है सर, इसमें अगेन वापस से आइए ना, वही वाला फंडा लगाइए आप। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं कौन सा बताओ तो, 17। इसमें सर मेडिसिन के बारे में बोला है अपने को, बताइए तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, उसमें आप ऐड कर दीजिएगा कि कितना परचेज किया है मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। जितना परचेज किया सर, ओपनिंग पहले से था और उसमें से परचेज को आप ऐड कर दिए तो अपने इसको मिला के बोलेंगे अवेलेबल। और सर इसमें से लेस कर दीजिए जो लास्ट में बच गया, जो नहीं बचा उसी को अपने बोलते हैं कंज्यूम्ड या यूज्ड। ओके, तो यही वाला फिर अपना जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, खर्चा, एक्सपेंसेस। यस सर। चलिए इंफॉर्मेशन देखिए सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है 50,000, 50,000 लिख दीजिए, सीधा सीधा अमाउंट दे दिया ना, 50,000 लिख दो। वेरी नाइस। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन के लिए बोल रहा है ₹45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। वाह क्या बात बोला है, जैसे हम लोग कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, इतना तो सिंपल बताया। देखो ओपनिंग बता दिया और बोला देखो क्लोजिंग ना 45,000 ज्यादा है ओपनिंग से, तो बताओ क्लोजिंग कितना है, 95,000। 50 प्लस 45 95,000। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, सर ये पेमेंट है और इसके साथ में क्रेडिटर का डिटेल दिया हुआ है, तो ये परचेज नहीं है, ये 2 लाख परचेज नहीं है गाइज, ये पेमेंट टू क्रेडिटर है। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, ये पेमेंट टू क्रेडिटर है और कैश परचेज का अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो ऐसे मान लो सारा उधारी है, फर्क नहीं पड़ता है। मान लो आप इसमें से ऐसा मानते हो कि सर इसमें से हम मानेंगे नहीं 10,000 कैश में, 190 हम मानेंगे खाली क्रेडिटर का है, तो भी आंसर सेम आएगा, राइट, फर्क नहीं पड़ेगा, ये बोलना चाहते हैं आप लोग को, राइट। लेकिन कभी कभी कैश परचेज अलग से देगा कि देखो कैश में मेडिसिन इतना परचेज हुआ, तो जो कैश परचेज है वो तो है, क्रेडिट परचेज अलग से कैलकुलेट कर लो। यहां पे अपने को बोल रहा है कितना पेमेंट हुआ क्रेडिटर को और ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर कितना था। लास्ट क्लास में इसका एक कैलकुलेशन आप लोगों को दिखाए थे, समझाए थे, आज इसको दूसरे तरीके से सेम बात को बताएंगे, समझना। सर एकदम सिंपल सा बात है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा बात है। हम लोग को क्रेडिटर का लेजर बनाना आता है, हम लोग को क्रेडिटर का लेजर बनाना आता है, दैट्स इट। देखो देखो सर यहां पे ना ये लिख देंगे सर, ये हम लोग का आ रहा है कोई वर्किंग नोट से, फिर यहां पे वर्किंग नोट में हम बना रहे हैं क्रेडिटर का लेजर। क्रेडिटर का लेजर कैसे बनाए सर, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन है, हाँ क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, क्योंकि क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन दिया है सर, ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, पेमेंट दिया है, राइट। सर बहुत सिंपल, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है तो ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी नॉट कैरिड डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। गाइस एकदम आराम से समझना, ये वाला हम आराम से जा रहे हैं, धीरे जा रहे हैं, कहीं पे भी दिक्कत होगा इसमें पूछ लेना प्लीज, ठीक है, आराम से समझो। तो क्रेडिटर का ना क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिख दिए क्रेडिट में, और सर क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट बैलेंस होता है, वो यहां पे लिखा जाता है, हम लोग को पता है ये बात, ये लेजर का रूल होता है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है सर। और क्रेडिटर को जो पेमेंट होता है ना, तो क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं। एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिटर को जब पेमेंट हो रहा है तो टू कैश या बैंक, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या है सर, क्रेडिटर से परचेज किए होंगे वही है बैलेंसिंग फिगर। करेक्ट, कैलकुलेट करो बता दो। सर एकदम सिंपल, देखिए आप बताइए तो ओपनिंग बैलेंस है 20,000, फिर बोल रहा है क्लोजिंग बैलेंस इज 50% ऑफ ओपनिंग, मतलब 10,000, 20 और 10, और पेमेंट कितना किया 2 लाख। सर साफ साफ बोल रहा है क्वेश्चन में 20,000 इज द ओपनिंग बैलेंस, 10,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस, 2 लाख इज द पेमेंट, तो टोटल हो गया सर ये वाला 2 लाख 10,000। यहां पे भी अगर 2 लाख 10,000 लाना है तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,90,000, इज इट, दिस इज द परचेज। आप दूसरे तरीके से किए थे तो क्या यही आया 190 परचेज, हर सम में यह हल है,
एग्जाम में भी फिर वैसे ही होगा। अच्छा, एक आध दो सम राइट भी हो गया। अंजलि क्या बोल रहे हो आप, मेरे को समझ में नहीं आया। सर भूख लग रहा है कि भूत लग रहा है, हमको समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। भूल लग रहा है मतलब हम कुछ भूल कर दिए क्या? अच्छा, इसको दूसरे तरीके से हम क्या बताए थे परचेज कैलकुलेट करने का तरीका को? सर बताइए तो, पेमेंट कितना हुआ, पेमेंट कितना हुआ, प्लीज बताइए ना जल्दी से। पेमेंट हुआ 2 लाख, और ऐड कर दीजिए सर आप, परचेज तो किए हैं बट पेमेंट नहीं किए, लास्ट में क्रेडिटर बच गया, क्लोजिंग क्रेडिटर। सर टोटल मतलब आप टोटल 2,10,000 का इसका मतलब परचेज किए हैं, लेकिन नहीं सर, पहले से कुछ अपना ओपनिंग क्रेडिटर था, उसका भी तो पेमेंट किए होंगे 20,000। इसका मतलब 1,90,000 इज द परचेज। इससे और इससे दोनों से आना जरूरी है, दोनों मेथड से आना जरूरी है। क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन इस तरह का होगा जब आपको हो सकता है इससे करना पड़ जाए, देखेंगे। दोनों मेथड से अंडरस्टैंडिंग शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। सिंपल सा बात है सर, 1,90,000 इज अवर परचेजेस। तो कितना हुआ 2,40,000 सर अवेलेबल हम लोग का मेडिसिन है, बट लास्ट में बचा खाली 95,000, जो नहीं बचा वो क्या हो गया, कंज्यूम। कितना 145, ओके 1,45,000 इज अवर कंज्यूम्ड। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। वेरी गुड हितेश, अपना आंसर को रीचेक करो और कंफर्म करो। अंजलि कंफर्म करना, क्लियर है ना? ओके ठीक है तनिषा, वैसे भी कर सकते हो। देखो इसको करने का वैसे एक और तरीका है, बुक्स में आप लोग को इसी तरह का सोल्यूशन टेबल मिलेगा, और स्कूल में भी हो सकता है यही वाला चीज बताएगा, जो हम एक बार और बताने वाले कैसे कर सकता है स्कूल में। सुनना बता रहे हैं, हाँ। देखो स्कूल में क्या कर सकता है ना, देखना गाइज प्लीज एवरीवन, लिखना नहीं है ये वाला। पर 2 लाख लेके भी आ रहा है, सेम आंसर 2 लाख लेके भी आ रहा है, सेम आंसर आ ही नहीं सकता है ना। यहां पे अगर आप 2 लाख ले लोगे तो सेम आंसर कैसे आ सकता है? 1,45,000 नहीं आएगा, वो 155 आ जाएगा। अगर आप यहां पे 2 लाख लोगे तो यहां 2 लाख लेके सेम आंसर कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है। ओके एंड हितेश, परचेज वाला पार्ट को सुनो। अपने क्रेडिटर का लेजर को बना रहे हैं तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, क्लोजिंग बैलेंस लिख दिए, जितना पेमेंट किए वो लिख दिए। सर यहां पे अब अपने को क्रेडिटर का लेजर तो मैच करवाना पड़ेगा। अब बैलेंसिंग फिगर जब निकालोगे तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर के लेजर में बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? क्रेडिटर से आप कुछ परचेज किए होंगे तभी वो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ सकता है। क्रेडिटर को कब क्रेडिट करते हो, खाली ऐसे सोचो सर यहां पे क्रेडिट में कुछ लिखना पड़ेगा तभी बैलेंस होगा। क्रेडिटर को क्रेडिट कब करते हैं? तो क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं जब उसे परचेज करते हैं। तो इसका मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये परचेज आएगा। ये हम नया तरीका आज आप लोग को बताएं। लास्ट क्लास में जो बताया हुआ था सर, एकदम अक्रूवल कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल वाला अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कि बताओ तो कितना पेमेंट हुआ। सर 2 लाख का पेमेंट हुआ। अरे पेमेंट 2 लाख का हुआ इसका मतलब ये थोड़ी ना कि परचेज 2 लाख का है। हो सकता है आप कुछ परचेज किए बट पेमेंट नहीं किए। वो कैसे पता चलेगा सर? देखो ना लास्ट में कोई क्रेडिटर है क्या, लास्ट में कोई आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर का बैलेंस है क्या? वो क्रेडिटर का बैलेंस क्यों है? क्योंकि अभी तक आप उसको पे नहीं किए। 31 मार्च को जो क्रेडिटर है वो क्रेडिटर क्यों है? क्योंकि आप उसको पे नहीं किए। तो 31 मार्च को जो आपका क्लोजिंग क्रेडिटर है, इट सिग्निफाइज, इट इंडिकेट्स दैट इज ऑल्सो योर परचेज विच यू हैव नॉट येट पेड। तो पेमेंट तो सिर्फ 2 लाख है, लेकिन सर 10,000 का ऐसा और क्रेडिटर भी है जिसको आप पेमेंट नहीं किए, वो आपका लास्ट में क्रेडिटर खड़ा है। अच्छा इसका मतलब 2 लाख प्लस 10,000 है, मान लो एक बार के लिए, हाँ ठीक है 2,10,000 का परचेज है। लेकिन फिर देखे अरे यार ये जो 2 लाख पेमेंट हुआ है ना, इसमें कुछ लास्ट ईयर का भी तो पे हो सकता है।
जो लास्ट ईयर का पे हो रहा है वो मतलब करंट ईयर का परचेज नहीं है, तो इसलिए लास्ट ईयर का क्रेडिटर का बैलेंस को हटा दिए। मान लिए कि ये 20,000 करंट ईयर में पे हुआ है, इस 2 लाख के अंदर इंक्लूडेड है, इसको हटाओ, इसको हटाने से अपने को मिला 1,90,000। हितेश कंफर्म करना। तनिषा 2 लाख लेके आंसर नहीं आ सकता है, यहां पे 50,000 लिखेंगे। अगर यहां पे तनिष्का प्लीज अंडरस्टैंड, एक बार यहां पे देखो, अगर आप यहां पर 2 लाख ले लोगे तो ये कितना आएगा, ये 2,50,000 आएगा। अगर आप ये फिर उसके बाद 95,000 माइनस करोगे तो ये 155 आएगा। तो आंसर सेम कैसे आ रहा है? तनिष्का कंफर्म करो, हितेश कंफर्म करो। इसी को करने का एक और तरीका जो आप लोग के स्कूल्स में हो सकता है दिखाए, और हो सकता है आप बुक कोई खोल के देख लो, डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल वगैरह, तो उसमें वो टेबल पूरा फॉर्मेट बना के दिखा दे, देखो कैसे, एकदम सेम चीज दूसरे तरीके से। आप किसी भी तरीके से करिए, करेक्ट आंसर है। मेरे को ये इजी लगता है, यही वाला तरीका बताते हैं। सुनो क्या बोलेगा, दोनों इजी है, दोनों इक्वली इजी है, ये बेटर लगता है। देखो सर सिंपल सा बात है, आप ओपनिंग बोलते हैं हमेशा पहले लिखने के लिए, लीजिए हम लोग लिख दिए, ओपनिंग स्टॉक लिख दिए। फिर आप परचेज बोलते हैं ना जो लिखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा डायरेक्टली परचेज का नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जैसे परचेज कैलकुलेट करते हैं ना, वो वाला डिटेल यहां लिख देंगे। जैसे सर पेमेंट कितना किए हैं आप, पेमेंट टू क्रेडिटर, फिर आप 2 आइटम ऐड करते हैं ना, 2 आइटम मतलब ओपनिंग स्टॉक में आप ये दो, पहले तो पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर के साथ में 2 आइटम ऐड होता है, 2 आइटम लेस होता है। 2 आइटम ऐड क्या क्या होता है, क्लोजिंग क्रेडिटर और एडवांस टू क्रेडिटर इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, और 2 आइटम जो लेस होता है वो नीचे आ जाएगा। लेस में सर 3 आइटम हो गया इसका मतलब, अब क्या क्या, एक तो सर क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोग लेस करते ही हैं, और आप 2 आइटम को जो, अच्छा चलो क्लोजिंग स्टॉक अपने लास्ट में लिख देंगे। इसी का खाली ये वाला पार्ट को पहले देखो सर, 2 आइटम ऐड होता है पेमेंट के साथ, और पेमेंट से 2 आइटम लेस होता है, क्या क्या, ओपनिंग क्रेडिटर, एडवांस टू क्रेडिटर इन करेंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। और सर ये वाला पूरा टेबल जो है ना, ये वाला टेबल से अपने को मिल जाता है परचेज, जो कि ये लोग पूरा इसी फॉर्मेट के अंदर डाल दिया, और हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, अब हम लोग एकदम क्लियर है, कैसे भी कर देंगे ना। ऐसे करना पड़ा, अगर आपको ऐसे कंफर्ट है कि आओ लगे हाथ एकदम फटाफट सारा फिगर डालें और एक बार में निकाल दें, निकाल दो, कोई बात नहीं है, करेक्ट है, इट इज द सेम थिंग, राइट, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। इसमें भी आप ऊपर नीचे कर दीजिए ना, लो इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं है, उसको ये सारा वर्किंग देख करके लास्ट में आंसर आ रहा है क्या वो दिखना चाहिए, ठीक है, इट इज जस्ट अ वर्किंग। तो ठीक है, इस तरह से अगर करना है इस तरह से करो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद सर लास्ट में अपने एक काम तो करते ही हैं, क्या करते हैं लास्ट में, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपके पास जो आएगा वो सीधा सीधा कंजम्पशन निकाल के आ जाएगा। अपने को इस क्वेश्चन में चलो फटाफट से पुट करके देख लेते हैं। सर बताइए तो ओपनिंग कितना दिया हुआ था, ओपनिंग दिया हुआ था अपने को 50,000, लो ओपनिंग दिया हुआ था 50,000, सर पेमेंट टू क्रेडिटर दिया हुआ था 2 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर कितना दिया हुआ था 10,000, एडवांस टू क्रेडिटर सर नहीं दिया हुआ था, ओपनिंग क्रेडिटर था 20,000, ये माइनस है, एडवांस टू क्रेडिटर सर नहीं दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितना दिया हुआ था 95,000, कैलकुलेट करके देख लो कितना आएगा, आ रहा है क्या बताओ तो जल्दी से, लो पूरा एक साथ प्लस माइनस करके देख लो। ठीक है, लास्ट में, हाँ ठीक है। अब इसी को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, आप ओपनिंग स्टॉक को भी नीचे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप स्टार्ट करिए ना पेमेंट टू क्रेडिटर से,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हियर द क्वेरी इज कमिंग कि सर क्या हम लोग पहले पेमेंट टू क्रेडिटर लिख दे, क्या लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनना फिर से, अब हम बोलेंगे, अब लिखेंगे नहीं, सबको सुनना है। आप पहले लिखिए पेमेंट टू क्रेडिटर, उसमें ऐड जो 2 आइटम होता है वो कर दीजिए और जो 2 आइटम लेस होता है वो कर दीजिए। आपका आया परचेजेस, ऐड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसको बल्कि हर एंगल से समझो, हम तो बोलेंगे इस तरीके से भी 2 सम करो, हर एंगल से क्लियरिटी रहना चाहिए, राइट। ऐसा पैटर्न सेट करने का तरीका नहीं है कि हम तो इसी में कंफर्टेबल है, दोनों तीनों तरीके से कंफर्टेबल रहो, जैसे फ्लो में होगा हो जाएगा, करेक्ट। एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए सर, एकदम अच्छे से पता है क्या करना एग्जैक्टली है, क्या इसमें कोई कोई नया चीज है क्या, डिट्टो एकदम वही चीज चल रहा है बार बार। चलो क्वेश्चन नंबर 18, तनिष्का कंफर्म नहीं करी हो अभी तक? नहीं सर, मैं वैसे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसे करे हो आप, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर आप ऐसे करे हो तो ऐसे करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट माइंड इफ यू हैव डन लाइक दिस, फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18 है। 18 में क्या बोला? शो द अबव आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड इन द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। अपने को अब बोल रहा है शो भी करो, क्वेश्चन में बोल रहा है, ऊपर बोला था क्या शो करने, नहीं सिर्फ कैलकुलेट करने बोला था, यहां पे क्योंकि शो करने बोल रहा है तो हम लोग ये वाला काम सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कर देंगे, अलग से वर्किंग नोट बनाने का जरूरत नहीं है। एकदम सेम जो प्लस माइनस वाला काम है ना, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में कर दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में कर दो, नो प्रॉब्लम। क्या बोला? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। ठीक है, तो सर ये रहा अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये रहा। सर इनकम साइड एकदम छोटा सा बना दीजिए ना, क्या तो उसमें तो कुछ आएगा नहीं, मेन अपने को जो दिखाना है वो तो एक्सपेंस है ना। देखिए यहां पे आप लिखिए, आप लोग जैसा चाहते हो ना वैसे लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे आप लोग देखे हो शायद स्कूल में और टेबल में जो आप लोग को बता रहे हैं वैसे ही लिखेंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर बताओ, पेमेंट टू क्रेडिटर, ठीक है, इसको थोड़ा सा और पुश कर देते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर सर ये रहा 1,08,000, आप पहले ये लिखिए 1,08,000, ठीक है। इसमें सर आप 2 आइटम को ऐड करिए, 2 आइटम दिया हुआ रहेगा तो ऐड करिए ना, दिया हुआ अगर एक ही है तो एक ही ऐड करिए, क्या ऐड करिए सर? क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है? 31 मार्च 19 वाला लीजिए, 13,000, ठीक है। इसमें और क्या ऐड करें? बस, ठीक है, तो ये टोटल पहले कर दे क्या? नहीं, लेस कर दे, सीधा लेस कर दो, नो प्रॉब्लम, कर लीजिए लेस ओपनिंग क्रेडिटर। इसमें मार्क्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कंफर्ट लेवल है, माइनस सीधा 20,000 कर दें। फिर यहां पे क्या लिखे? परचेजेस कितना? 1,01,000, 21, हाँ 1,01,000, हाँ सर परचेजेस मिल गया। अब इसमें आप एक काम करिए, आप ऐड कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक 30,000, ये अवेलेबल हो गया क्या? तो टोटल पहले कर दीजिए या यहीं पे सीधा लेस कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बताओ, 5,000 इज द क्लोजिंग स्टॉक। तो सर ये आ रहा है 1,26,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में 1,26,000 इज अवर एक्सपेंस,
और बोल रहा है बैलेंस शीट में भी दिखाओ, तो देख लो बैलेंस शीट में भी। यहां पे बैलेंस शीट बना के दिखा रहे हैं। सर बैलेंस शीट के असेट साइड में बात करिएगा, असेट साइड में। लायबिलिटी साइड में क्या है? यहां पे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, ये 31 मार्च 19 वाला बना रहा है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बताइए कितना है? 5000। यहां पे 5000 दिखा दिया। अच्छा सर, लेकिन एक और बात, क्रेडिटर का बैलेंस भी दिखाना पड़ता है, तो लायबिलिटी में क्रेडिटर भी दिखाएंगे। जो 31 मार्च 19 वाला क्रेडिटर है, कितना? 13000। ये 13000 भी यहां दिखाना पड़ेगा, बस ये खाली शो करना है, दैट्स इट। 1,26,000 is our expense, asset is 5,000, liability is 13,000। क्लियर है? ये किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ। बस खाली कैलकुलेट करना है, तो बस ठीक है सर। अब तो बहुत सिंपल सा काम हो गया। स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है और क्रेडिटर दिया हुआ है, गाइस केयरफुल। हाँ, इस क्वेश्चन में ना कंफ्यूज कर रहा है, क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन जबरदस्ती दिया हुआ है। आपको नीचे स्टेशनरी परचेज्ड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पेमेंट फॉर स्टेशनरी नहीं दिया हुआ है। एकदम सिंपल सिंपल काम है सर। देखिए ना, जो स्टार्टिंग में सीखे थे ना, अब बताइए ओपनिंग कितना, स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक कितना? 80,000, 80,000। उसमें आप ऐड क्या करते थे? परचेजेस। तो ये परचेजेस ही दिया हुआ है, परचेजेस वर्किंग नोट के थ्रू कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। जो ट्रैप में फंसा वो गया, वो मतलब वो एकदम खुला दिमाग से नहीं पढ़ रहा है, वो एक पैटर्न बनाता है दिमाग में, और बस हम तो इसी पैटर्न से चलते हैं। जहां क्वेश्चन थोड़ा सा वर्ड चेंज किया, हम फंस गए। नहीं अंजलि, बैलेंस शीट में जो लास्ट डेट 31 मार्च 19 को एज ऑन डेट बैलेंस रहता है ना, सिर्फ वो दिखाते हैं। एज ऑन 31 मार्च 19 क्या असेट है, एज ऑन 31 मार्च 19 क्या लाइबिलिटी है, सिर्फ वो वाला बैलेंस ही डिस्क्लोज किया जाता है, राइट। एंड हितेश अभी क्लियर है ना? अभी क्लियर है आई होप। तो यहां पे देखो एकदम सिंपल सर, ये 4,70,000 है, तो ये कितना हुआ? 5,50,000। इसको यहां पे टोटल करने का आपको वैसे जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि देखो इतना अवेलेबल है। अब अगर आप कंफर्टेबल हो कि हाँ सर ये अवेलेबल हुआ, आप सीधा लेस करिए तो लेस करिए, आपको ये टोटल करने का जरूरत नहीं है। लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना? 60,000। तो कितना बचा? रोशनी कंफर्म करो, रोशनी कंफर्म करो, और बाकी लोग भी फटाफट से प्लीज कंफर्म करो। क्या ये 4,90,000 आपको एकदम अच्छे से चमक रहा है? हाँ, 5,10,000 तो सबका आया होगा। 5,10,000 तो रॉन्ग कैलकुलेशन हुआ था क्या? नहीं, पढ़ लिए थे परचेज वर्ड, वेरी गुड। इस ट्रैप में फंस जाते लोग लाइन लगा के एकदम मजे से, और बोर्ड में आता है इस तरह का क्वेश्चन। कोई वर्किंग करने का जरूरत नहीं था, एकदम सिंपल सिंपल आंसर था सर, परचेज दिया हुआ था। ऑल राइट, वेरी वेरी गुड।
तनिषा, गर्भ, हितेश, शिवम। तनिष्का कंफर्म, विष्णु कंफर्म, अंजलि कंफर्म। नेक्स्ट देखिए सर, आइए। हाँ इजी है नेक्स्ट वाला भी बहुत। पुण्य ट्रस्ट रन्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, यहां पे मेडिसिन का बात होने वाला है। हाउ विल द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 में, मतलब अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में शो करना है। सेम काम सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कर देंगे, हम लोग डबल डबल काम नहीं करेंगे। हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना ले क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये रहा हम लोग का फॉर्मेट। और सर क्योंकि कंजम्पशन का बात हो रहा है, हम लोग को क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है, तो खाली डेबिट साइड को इज्जत दीजिए, क्रेडिट साइड को इज्जत मत दीजिए। ओके, ये रहा डेबिट साइड। सर क्योंकि खर्चा दिखाना है, हम लोग को शो करने बोला है, डेबिट साइड थोड़ा सा बड़ा बना दिए। ओके, अभी क्या करना है सर, एकदम सेम उसी फंडा से जाइए टू, पहले क्या पेमेंट लिख दें, फिर ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर, और एक और आइटम ऐड होगा, एडवांस इन प्रीवियस ईयर, फिर लेस दो आइटम होगा, ओपनिंग क्रेडिटर और एडवांस इन करेंट ईयर। उसके बाद कुछ अमाउंट से टोटल होके आएगा, नेट होके आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे परचेजेस। और परचेजेस में हम लोग ऐड कर देंगे ओपनिंग, लेस कर देंगे क्लोजिंग, ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग। तो हम लोग को यहां पे मिल जाएगा सर कितना कंज्यूम हुआ। सिंपल सिंपल बात है एकदम। चलिए देखिए सर, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक पहले बिठा दो ना फिगर, पहले ये टेबल बना लेना चाहिए पता है, फिर खाली सम्स में देख के फिगर पुट करना होता है। सम्स देख के तो समझ में आ गया ना, यहां पर एडवांसेस वगैरह दिया हुआ है सर, राइट? बाय द लुक ऑफ द सम अपने को बात समझ में आ जाता है। तो थोड़ा सा प्रोएक्टिव रह के पहले ये टेबल वाला काम कर दो, फिर नंबर्स पुट करना है। जब आप एक आइटम लिखते हो फिर खोज के लाते हो, फिर दूसरा आइटम लिखते हो फिर खोज के लाते हो, उसमें टाइम वेस्ट होता है आपका। हाँ बट क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ा होगा तब ये सब बेनिफिट ले पाओगे, राइट? आपको अगर याद नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है, करेंगे तब याद आएगा, मतलब दैट दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड दैट स्टॉप्स योर मतलब स्पीड, आपका स्पीड वहां पर कम हो जाता है। 30 और 5, ओपनिंग स्टॉक सर 30 है, क्लोजिंग स्टॉक 5 है, 5 को हमने ब्रैकेट में लिख दिए। क्रेडिटर का बैलेंस दिया सर ओपनिंग और क्लोजिंग 20 और 13, ओपनिंग क्रेडिटर 20 और क्लोजिंग क्रेडिटर 13। ओपनिंग क्रेडिटर को हम लोग ब्रैकेट में लिख दिए। एडवांस पेड सर ये क्लोजिंग वाला दिया हुआ है, देखो क्लोजिंग वाला दिया हुआ है कितना 13,000, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर वाला कितना 13,000, 13,000 है आपका करंट ईयर वाला। और बोल रहा है एडवांस पेड फॉर मेडिसिन कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, ये ओपनिंग बैलेंस है। भले दिया हुआ देखो 31 मार्च 20 वाले कॉलम में है, आपको लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो कितना क्लियर कट है, कितना सिंपल क्लियर लैंग्वेज बोला, एडवांस पेड फॉर मेडिसिन कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस का बात कर रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस का कैरीड फॉरवर्ड है। दैट मींस दिस इज एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, because this is opening balance, this is advance in previous year for current year guys, careful please। कितना आ रहा है 2000 दिया हुआ है, एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर ये 2000 है। फिर क्या दिया हुआ सर, अमाउंट पेड है 1,08,000। बस अब कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है सर, 13 हम लोग को दिख रहा है सर, नलिफाई हो जा रहा है, ये 1 लाख आ रहा है क्या? क्या ये 1,25,000 आ रहा है आप लोग का भी?
रोशनी रीचेक, रोशनी कंफर्म करो। एवरीवन एल्स, बाकी लोग भी प्लीज फटाफट से कंफर्म करना क्या आप कंफर्टेबल हो। आप अपने हिसाब से दूसरे तरीके से अगर कर रहे हो तो कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उस टेबल के अंदर में जो प्लस माइनस होगा, कोई ऊपर कोई नीचे, कर सकते हो। आप लेजर में कंफर्टेबल हो, लेजर जाके बनाओ, उसमें लेके लेके आ जाओ बैलेंसिंग फिगर परचेज, चलेगा। 90,000 आ रहा है क्या? एक मिनट चेक कर लो यार। ये 18 आ रहा है। 13 तो कट गया सर, ये 13 तो मेरे को दिख रहा है कि कट गया। चलो, इसका मतलब यहाँ पे ये अगर दो जोड़ दे तो एक 10 हो रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, सॉरी, ये 90,000 होगा। रोशनी, इट सीम्स योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, ये 1,15,000 होगा। अंजलि तुम यस भी बोल दी, हाँ, और भी एक दो जन यस बोल दिया, बट तनिषा, हितेश, रोशनी, यस, आप लोग का आंसर एकदम करेक्ट है। 1,15,000 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, करेक्ट। 125 नहीं होगा सर, यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक था। बैलेंस शीट ये अगर हम बना रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 20, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 20, सर यहाँ पे स्टॉक को असेट दिखा दीजिए, यहाँ पे क्रेडिटर को लाइबिलिटी दिखा दीजिए, बस इतना सा बात है। तो स्टॉक सर जो क्लोजिंग बैलेंस है 5,000, एडवांसेस भी दिखाएंगे, और जो क्रेडिटर है वो कहाँ है सर, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन का क्लोजिंग बैलेंस 13,000, ये अपना लाइबिलिटी हो गया। और जो क्रेडिटर को एडवांस देके रखे हैं वो भी अपना असेट है। एडवांस गिवन टू सप्लायर इज ऑल्सो अवर असेट। तो एडवांस का जो क्लोजिंग बैलेंस है 13,000, दिस इज अवर असेट। गाइस एकदम आराम से देखो, समझो, कंफर्म करो, यस सर क्लियर है। ये सब सम अलग से आता है, 4 मार्क्स का तो फ्रीक्वेंटली आता है, कभी कभार ये वाला सम 6 मार्क्स का भी आ जाता है। ऐसी आ जाए ना, लॉटरी है सर, इसी तरह से बस देता रहे कृपा। अभी देख लेते हैं, ऐसे ही बोर्ड का कृपा बना रहे, इसी तरह का क्वेश्चन पूछता रहे। ओके, डन है क्वेश्चन नंबर 20 गाइस। देखें क्वेश्चन नंबर 21। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, सिर्फ कैलकुलेट करना है। मेरे को ये वाला चीज अच्छा लगता है, क्यों जबरदस्ती एक फॉर्मेट बनाओगी यार, आपको नंबर चाहिए ना, वो हम कैलकुलेट करके देंगे। कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी शोन अगेंस्ट द स्टेशनरी अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। ठीक है, खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी खर्चा कितना दिखाएंगे, खाली वो बताना है। डिटेल दिया हुआ सर, दिख रहा है क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग और स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग। बहुत बढ़िया बात है सर, यहां तक तो बात एकदम कंफर्टेबल चल रहा है। आगे देखें, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹56,800। फिर देखो क्या बोला, स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। वाओ, अच्छा है, बहुत ईजी है, ये भी बहुत सिंपल है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जामिनर पूछे ना, तो इससे समझ में आता है कि एग्जामिनर का डेस्परेशन हो गया कि कैसे टफ बनाए चीज को, जो टफ है ही नहीं।
वो बावला हो रहा है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। इतना इजी कॉन्सेप्ट है, इतना सिंपल सा चीज है, ये सब लाइन डाल के टफ करने का कोशिश कर रहा है। बताओ इतना लैक आ गया है। एनीवेज लेट्स सी। ओ 21 एंड 22 ही है क्या बस, और बाकी होमवर्क? क्वेश्चन नंबर 21 देखो। ओके रोशनी, देखते हैं पहले। अभी देखो 21 पे फोकस। सर बहुत सिंपल सा बात है, कैलकुलेट करने बोला था, और इसमें क्या है, मेडिसिन, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, क्या है, स्टेशनरी है। कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है डेबिट साइड में। सर एकदम अपना जो टेबल है ना, आप लोग जैसे कंफर्टेबल हो, चलो हम वैसे ही दिखाएंगे। देखो पेमेंट टू क्रेडिटर, बताइए तो कितना पेमेंट किया आप क्रेडिटर को। इसमें आप ऐड कर दीजिए दो आइटम। दो आइटम में क्या दोनों दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? सर एडवांस वाला चीज नहीं दिया हुआ, प्लीज लिखिएगा भी मत। जबरदस्ती फॉर्मेट को गंदा मत करा करिए, आपको ज्यादा ज्ञान है तो हर चीज में, हर क्वेश्चन में अब दिखाने को जरूरत नहीं है। पता है क्वेश्चन नहीं दिया नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन जो दिया सिर्फ वो लिखेंगे। तो यहां पे सर सिंपली लिखिए ना क्लोजिंग क्रेडिटर, बस दैट्स इट, लेस ओपनिंग क्रेडिटर। हम लोग को पता है सर, यहां पे एक और चीज ऐड किया जाता है अगर क्वेश्चन देता तो, एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। और सर यहां पे हम लोग को मालूम है एक और आइटम लेस होता है, क्या? एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। ये हम लोग को पता है, क्वेश्चन देता तो कर देते, नहीं दिया, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पे ये जो आएगा इसको क्या बोल सकते हैं? क्रेडिट परचेज बोल सकते हैं क्या? सर इसमें ऐड कर दीजिएगा आप कैश परचेज, इसमें आप ऐड कर दीजिएगा कैश परचेज। तो अपने इसको बोल देंगे टोटल परचेज। ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज हुआ? सर फिर इसमें आप ऐड कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक। तो आपके पास आ जाएगा अवेलेबल। फिर इसमें से लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। ये जो आपके पास आएगा इसको बोलते हैं स्टेशनरी कंज्यूम्ड या स्टेशनरी यूज्ड। बस ये अपने को चाहिए, करेक्ट। देखो एक एक करके बस अपना डेटा बना हुआ है, पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, क्वेश्चन से डेटा पिक करो ड्रॉप करो। यहां पे क्लोजिंग क्रेडिटर दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर कितना दिया हुआ है सर? 4600, 11800, 4600, 11800 और 11800 अपने को ऐड कर देना, क्योंकि वो क्लोजिंग क्रेडिटर है। क्लोजिंग क्रेडिटर को सर ऐड में लिखते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर को लेस में लिखते हैं, ठीक है, डन। नेक्स्ट बात देखिए सर, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 15,000 और 30,400, 15,000 और 30,400। लेस होगा ये? देखो 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 गाइस, देखो यहां तक का काम आराम से। क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया। ओपनिंग क्रेडिटर हम लोग को मालूम है सर लेस होता है वाइल कैलकुलेटिंग क्रेडिट परचेज, और क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड करते हैं तो ऐड में लिख दिए, ठीक है सर। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल दिया। सर ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, ऐड लिखा हुआ था सर अपने टेबल में, यहां पर ऑलरेडी लिख दिए थे। और क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, उसको ब्रैकेट में लिख दिए।
कंफर्टेबल चल रहे हैं यहां तक सर, एकदम कंफर्टेबल चल रहे हैं। नेक्स्ट बात बोलिए, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 56,800, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इज 56,800। यहां पे एक काम करो सर, पेमेंट टू क्रेडिटर 56,800 लिख दो। के बाद वाला लाइन थोड़ा मेरे साथ एक बार अच्छे से रीड कर लो, क्या बोला, ठीक है, मेरे साथ रीड करना। गाइज यहां तक सब कोई कंफर्टेबल हो, एवरीवन प्लीज फटाफट बोल दो एक बार, बस एक लास्ट लाइन बाकी है, ये कंप्लीट करेंगे, सम कंप्लीट। यहां तक क्या आप लोग कंफर्टेबल हो, एवरीवन प्लीज देख लो। मैं अनकंफर्टेबल होने लायक कुछ किए नहीं अभी तक, तो एकदम सिंपल चल रहा है, बहुत कंफर्टेबल चल रहा है। यस यस, वेरी गुड। चलो यस सर, हम लोग एकदम कंफर्टेबल है यहां तक। आप नेक्स्ट बात बताइए। हम लोग रेडी है, सुन लो, ऐसा कोई ज्यादा रेडी होने वाला बात नहीं है, सिंपल सा छोटा सा बात है। देखो क्या बोला, स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश, स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर was 20% ऑफ द टोटल परचेज। आप लोग को यह बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि 20% क्या चीज का, इस क्वेश्चन में बोल रहा है टोटल परचेज का। इसका मतलब क्या आपने बोल सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए टोटल परचेज है तो उसमें कुछ कैश है कुछ क्रेडिट है, करेक्ट, कुछ कैश परचेज है कुछ क्रेडिट परचेज है, करेक्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर टोटल परचेज 100 है ना, अगर टोटल परचेज 100 है तो बताओ कैश कितना है, 20 है, और क्रेडिट इसका मतलब सर कितना हुआ, 80 हुआ। सर अपने पास क्रेडिट परचेज का टोटल दिया हुआ है, अपने को क्रेडिट परचेज का टोटल अपने पास आ चुका क्या, नहीं नहीं, क्रेडिट परचेज का टोटल यहां पर आ जाएगा क्या अपने पास, क्रेडिट परचेज का टोटल क्या आप बता सकते हो क्या, एवरीवन प्लीज, क्रेडिट परचेज का मेरे को टोटल बताओ कितना आ रहा है, क्रेडिट परचेज का टोटल बताओ, नेट बताओ, मतलब सब पेमेंट जो किए, ओपनिंग क्रेडिटर को ऐड कर दो, क्लोजिंग क्रेडिटर को लेस कर दो, सॉरी क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड कर दो, ओपनिंग क्रेडिटर को लेस कर दो, यही जो अपने यहां पे लिख के रखे ऑलरेडी। इससे अपने को क्या मिलेगा सर, क्रेडिट परचेजेस मिलेगा। क्रेडिट परचेजेस आ रहा है सर 64,000, इज इट 64,000। सिंपल सिंपल बात बोला कि देखो जो टोटल परचेज है ना उसमें से 20% कैश है, इसका मतलब 80% क्रेडिट है। सर 80% अगर 64,000 है तो 20% कितना है, क्या हम लोग बता सकते हैं, अगर 80% 64,000 है तो 20% सर इसका 1/4 है, सीधा सीधा कर सकते हो, मेंटल मैथ्स थोड़ा सा अप्लाई करो तो, और नहीं तो वर्किंग तो अभी हम बताएंगे कि कैसे लंबा तरीके से करते हैं इसको। चीज को सिंपल रखो, तब तो एकदम साफ साफ दिख रहा है सर। ये 64,000 जो आप निकाले हैं ना, ये क्रेडिट परचेज है, ये क्रेडिट परचेज टोटल परचेज का 80% है, 80% है। तो सर इसको एक पहले एकदम सिंपल तरीके से बताते हैं, चलो 64,000 इज 80%, देन व्हाट इज द टोटल परचेज, बताओ व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ टोटल परचेज, व्हाट इज 100%, दैट इज टोटल परचेज। सर अगर ये 80% है, अगर ये 80% है, ये 80 है, तो 100 कितना, टोटल परचेज कितना, बताएं क्या, सुनो 64,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, यूनिटरी मेथड, कंफर्टेबल एवरीवन, 64,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, तो डिवाइड बाई 80% भी बोलते हैं। 80,000 आ रहा है क्या, कैलकुलेट करके चेक करके बताओ क्या 80,000 आ रहा है, 80,000 आ रहा है क्या, टोटल परचेज, टोटल परचेज 80,000 आ रहा है क्या, गाइज अपने आप कैलकुलेट करके आप लोग को बोलना है, हर चीज को फॉर्मुलेट करने मत जाओ, सर फॉर्मूला बता दीजिए, हम लर्न कर लेंगे और करके आ जाएंगे, फॉर्मूला हम बताएंगे भी नहीं इसका, क्योंकि इतना सिंपल सिंपल चीज का फॉर्मूला नहीं बनाना चाहिए। हालांकि आप लोग इस सम्स में, बुक्स में सब फॉर्मुलाइज कर दिया हुआ है, ये सब चीज का फॉर्मूला बताना भी गलत है, तब बताना नहीं चाहिए। अरे क्वेश्चन कोई और लैंग्वेज यूज कर सकता था, क्वेश्चन यहां पे ये बोल सकता था कि कैश परचेज इज 20% ऑफ क्रेडिट परचेज,
कैश परचेज इज 20% ऑफ क्रेडिट परचेज, नॉट ऑफ टोटल परचेज, ऑफ क्रेडिट परचेज। इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा। तो क्या दिक्कत है सर? हम लोग को मालूम है कैसे करते हैं, क्या दिक्कत है? यहां पे क्रेडिट परचेज निकल गया, बस इसका 20% लिख देते कैश परचेज, और इजी हो जाता काम। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला सर कैश परचेज इज 20% ऑफ टोटल परचेज। तो टोटल परचेज 80,000 सबका आ रहा है, तो सर इसका मतलब कैश परचेज इज 16,000 में हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको आपको कोई फॉर्मूला देने का हम लोग को जरूरत नहीं है, हम लोग को साफ साफ दिख रहा है ये 16,000 है। कैसे सर? आप क्या तो इसको बोलेंगे अगर 80, अगर आप इसको 80 बोलते हो तो आप बताओ 20 कितना, यूनिटरी मेथड से 20/80 कर दो, तो ये आ रहा है 16,000। या फिर आप बोलते हो नहीं सर हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा, चलो लो लो ये 80% है तो डिवाइड बाई 80 इंटू 100 बताओ कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 80,000, तो 80,000 इज द टोटल परचेज, इसका 20% बता दो कितना आ रहा है? 20%, ये लो 20%। हाँ तो टोटल परचेज आप बोल रहे हो सीधा यहां लिख देंगे, नहीं बट जब ये टेबल बनाया तो दिखाना पड़ेगा ना, और हम तो इसीलिए बोले कि ये सब टेबल पूरा पूरा दिखाने का वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप बना रहे हो तो फिर दिखाना पड़ेगा। नहीं रॉन्ग नहीं होगा, कुछ भी मार्क्स नहीं कटेगा। बट यहाँ पे क्या लिखे? इसको इसको फांका छोड़ दे क्या? इसको खाली छोड़ दे क्या? क्या करें यहाँ पर? यहाँ ये चीज दिखाई नहीं क्या? आप अच्छा बोल रहे हो कि सर ये वाला लाइन हम काट देते हैं, हम यहाँ पे सीधा टोटल परचेज में अराइव कर जाएंगे। और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, वही हम बोल रहे हैं कि तो यहाँ पे कुछ मत लिखना, फिर आप इसको यहाँ पे क्लोज कर देना 64,000 को, और फिर नीचे लिख देना टोटल परचेज। कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप वो चीज कर सकते हो। मतलब आप क्या कर सकते हो गाइस, एक चीज एक बता रहे हैं कि आप यहां पे 64,000 को क्लोज कर दो और फिर टोटल परचेज को कैलकुलेट कर दो, 64,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, यहां पे ये लो इक्वल टू 80,000 आ गया। सर यही तो चाहिए आपको, 80,000, क्यों आप कैश परचेज में माथा लगा रहे हैं? ठीक है, इफ यू आर कंफर्टेबल लाइक दिस डू लाइक दिस, नो प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, आपको हर एंगल से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का तो लैंग्वेज चेंज हो सकता है ना, तो आपको तो पता होना चाहिए कि ये कैसे कैलकुलेशन होकर क्या आ रहा है, राइट? अभी अपने जिस फॉर्मेट में कर रहे हैं अभी हम उसी फॉर्मेट से आपको बता रहे हैं। यहां पे सर सीधा कैश परचेज का कैलकुलेशन 16,000 में हम लोग कंफर्टेबल है, तो टोटल परचेज आ गया 80,000, तो ओपनिंग स्टॉक को आप ऐड कर दीजिए, 95,000 इज द अवेलेबल, और बताओ कितना आ रहा है? 65 में 64,600 आ रहा है क्या? चेक करो, बताओ गाइस, आंसर बताओ 21 का क्या आ रहा है क्या आप लोग का? यहां पे जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एक बार फिर भी कैलकुलेशन ऑफ कैश परचेज दिखा दे रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश परचेज, और आपको सीधा अगर अराइव करना है तो टोटल परचेज। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ा करो बहुत ध्यान से। क्या बोला? कैश परचेज इज इक्वल टू, कैश परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज का 20/100। मतलब ये जो क्वेश्चन का लैंग्वेज था ना, हम उसी को इक्वेशन में चेंज कर दिए, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं किए। यही क्वेश्चन का लैंग्वेज था, कैश परचेज इज 20% ऑफ टोटल परचेज, लो इसी को इक्वेशन में लिख दिए, मैथमेटिकल इक्वेशन में। ठीक है, अब क्या लिखेंगे सर? आपको मतलब अगर सिर्फ टोटल परचेज से है, आप अगर इस तरह से कर रहे हो कि आपको खाली टोटल परचेज निकाल के बताइए, ठीक है, अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो आप यहां पे कैश परचेज का फॉर्मूला को कैसे लिख दो? टोटल परचेज माइनस क्रेडिट परचेज, राइट? या फिर अगर आप कैश परचेज निकालना चाहते हो, अपने टेबल में आप कैश परचेज दिखाना चाहते हो, तो अपने क्या करेंगे? देखो हम ये वाला कर रहे हैं कि जिसमें अपने को कैश परचेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आपको कैश परचेज कैलकुलेट करना तो इसको ऐसे लिखो, कैश परचेज इज इक्वल टू
जो टोटल परचेज है ना, हाँ ले लो ना, एक्स ले लो, क्या दिक्कत है। एक्स तो पुराना साथी है, लो ना। सिक्सटी फोर सिक्स हंड्रेड ही आ रहा है, परफेक्ट। 64,600 सबका आ रहा है, जबरदस्त। रुक जाना एक बार। सबका आ रहा है क्या? 64,600 सबका आ चुका है क्या गाइस? तनिषा एंड हितेश हैव कंफर्म्ड हियर, मानवी एंड गरिमा हैव आल्सो कंफर्म्ड। बाकी लोग कंफर्म करो। विष्णु कंफर्म करो, गर्व कंफर्म, अंजलि, तनिष्का। लेजर के थ्रू जो कंजम्पशन निकालते हैं, लेजर के थ्रू अपने सिर्फ परचेजेस निकालते हैं, क्रेडिट परचेजेस, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं। लेजर के थ्रू अपने सिर्फ क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट करते हैं, क्रेडिट परचेजेस, राइट। हाँ थोड़ा हैवी फाइल्स है ना इसके अंदर, देखो अभी 81 फाइल्स होके रखा है, इसको थोड़ा खाली करना पड़ेगा, इसके वजह से ये स्लो हो गया है। अब इसको जो खाली करना पड़ेगा, इट टेक्स टाइम, कर लेंगे। आप लोग को अच्छा नहीं लगा वेट करके, कर लेंगे, ख्याल रखेंगे आप, ठीक है। स्टेशनरी यूज कितना आया सर? 64,600। कैश परचेजेस सर कैसे निकालेंगे? आप इसको टोटल परचेज को एक्स भी मान सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग हियर दिस एज एक्स, आई एम राइटिंग टोटल परचेज, सॉरी सॉरी, टोटल परचेज को अपने क्या लिखेंगे? कैश प्लस क्रेडिट, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। हाँ हम कैश परचेज कैलकुलेट कर रहे हैं। कैश परचेज कितना है सर? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज का जो टोटल आएगा उसका 20/100, इज इट? परचेज इज इक्वल टू, तो कैसे लिख सकते हैं सर? 1/5, 1/5। अच्छा इसको यहां ले जाते हैं ना, इसको इसको सीधा यहां लेके चल जाते हैं, देखो ये वाला चीज को यहां लेके चल जाते हैं, तो क्या होगा? 5 कैश परचेज होगा, 5 कैश परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। हाँ ठीक है, एक्स ले लेते अच्छा रहता। तो सर अभी देखिए, देयरफॉर कैश परचेज बताओ कितना आया? 4, यहां पे
कैश परचेज इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज का 1/4। ये चीज हम आपको डायरेक्टली दिखा रहे थे, मेरे को बस यही बताना था कि देखो ये डायरेक्टली अपने देख सकते हैं, थोड़ा सा मेंटल मैथ्स अगर अच्छा है तो ये चीज को डायरेक्टली देख पाएंगे, इस इक्वेशन को अपने डायरेक्टली देख पाएंगे। ये अपना कितना आया था सर, क्रेडिट परचेज आया था 64,000 का 1/4 इज इक्वल टू 16,000 इज अवर कैश परचेज। चलो डन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 डन है। वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। लेट्स सी क्या बोल रहा है। हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विथ while preparing final accounts of Star Sports Club। मतलब फाइनल अकाउंट्स का दिखाना है अपने को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में इंपैक्ट दिखाना है। हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विथ, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। बैलेंस शीट में अपने को क्या दिया हुआ है सर, क्रेडिटर का और स्टॉक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, एज एट 1 अप्रैल 19, मतलब इट सीम्स ओपनिंग बैलेंसेस। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में सर स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए कितना पेमेंट किए हैं वो दिया हुआ है। स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड, ये क्लोजिंग बैलेंसेस दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर नहीं दिया है क्या? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर नहीं दिया है क्या? नहीं दिया है सर, नहीं दिया, नहीं होगा कुछ भी बाकी, सिंपल। भाई समझ में आ रहा है आप लोग को, यहां पे क्लोजिंग क्रेडिटर नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडवांस टू क्रेडिटर नहीं दिया, बहुत बढ़िया बात है, अपना काम कम हुआ। कम हुआ तो सर चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22। पहले दिखाते हैं आप लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, क्योंकि यहां पे बोला फाइनल अकाउंट्स में शो करो, तो हम लोग सीधा फाइनल अकाउंट्स में शो करेंगे। ठीक है, और फिर यहां पे बैलेंस शीट में भी शो कर देंगे। सर क्या लिखें पहले बताइए, पेमेंट कितना किए, पेमेंट टू क्रेडिटर, फिर इसमें ऐड कर दीजिए, क्लोजिंग क्रेडिटर नहीं दिया हुआ है ना, तो सर कुछ है ही नहीं तो मत करिए ना, यहां पे लिखिए ही मत, सीधा लेस लिख दीजिए। ओपनिंग क्रेडिटर, बस खाली ये कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा परचेजेस, और कोई कैश परचेजेस का इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया, तो सर यही अपना परचेजेस है। इसमें ऐड कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक और लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स इट। चलो फिगर्स को पुट कर दो। क्रेडिटर्स का अपने को सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 1,20,000। अच्छा, ये स्टॉक का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना, 1,60,000। ओपनिंग स्टॉक है 1,60,000। देन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में बता रहा है पेमेंट हुआ है 28 लाख। पेमेंट हुआ 28 लाख, लेस कर दिया उसमें से ओपनिंग वाला, तो ये बताओ कितना आ रहा है परचेजेस। 26,80,000 का सर परचेजेस है, उसमें से 1,60,000 आपके पास पहले से पड़ा हुआ था, तो कितना हो गया 2740, 2840। सर 28,40,000 इज अवर अवेलेबल स्पोर्ट्स मटेरियल, उसमें से कितना लास्ट में बचा हुआ है क्लोजिंग, खाली 440। इसका मतलब सर कंज्यूम्ड इज 24 लाख, करेक्ट आंसर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 24 लाख आएगा। बैलेंस शीट में यहां पे आप क्रेडिटर अगर कुछ है तो दिखा दीजिए, जो कि है नहीं, तो सर कुछ दिखाने का जरूरत है नहीं, खाली स्टॉक दिखा दीजिए। स्टॉक आपको क्लियर कट बोल दिया सर 4,40,000। लो बैलेंस शीट।
आपको कौन सा डेट का बैलेंस शीट बोला उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको कौन सा डेट का बैलेंस शीट बोला है? 31 मार्च 20 का फाइनल अकाउंट दिखाने बोला है, तो हमको 31 मार्च 20 से मतलब है। अगर बोल देगा दोनों साल का दिखा दो। एज ऑन 31 मार्च 20। हितेश कंफर्म करो क्लियर है क्या? एवरीवन एल्स प्लीज कंफर्म क्लियर है क्या? गाइस प्लीज कंफर्म क्लियर है क्या? ओके थैंक यू। गर्व, हितेश, रोशनी, अंजलि, शिवम, तनिषा, क्लियर है सबको? तो लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 23 से सर कहाँ तक हो गया था? 25 तक ही हुआ है क्या? 23, 24, 25 ही हुआ था क्या? ओके देखिए, अब अपने आगे का बात करें उसके पहले आप लोग को एक बात बताते हैं। देखो सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अपना चैप्टर है ना, इस चैप्टर में, इस चैप्टर का मेन 3 पिलर है, 3 कॉन्सेप्ट है जो सबसे मेन पहले समझना होता है, फिर अपने फाइनल अकाउंट्स एकदम आराम से कर सकते हैं। बाकी फिर फाइनल अकाउंट्स में कुछ ऐसा सच बच नहीं जाता है। 3 कॉन्सेप्ट क्या क्या है? एक अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, पहला अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बनाई से, तो इसका मतलब सर यहां पे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बात करें या आउटस्टैंडिंग रेंट से बात रिलेटेड बात करें, आउटस्टैंडिंग कमीशन से रिलेटेड बात करें, कोई भी चीज से बात करें, सब्सक्रिप्शन बोल दे या सैलरी बोल दे या कोई भी आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका भी सर ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस अपने बहुत सारा सम कर चुके हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर सिर्फ। ठीक है, तो ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट सबसे पहला पिलर है। अगर ये क्लियर नहीं है, सम आगे करना ही बेकार है, मतलब नहीं कर पाओगे। एकदम ब्लंट लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि अगर ये क्लियर नहीं है ना, तो कोई भी बड़ा वाला क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, अगर ये एकदम अच्छे से क्लियर नहीं है तो। और अपने काफी सारा क्वेश्चन इसके ऊपर कर चुके हैं। दूसरा, कंजम्पशन जो अपने अभी अभी एकदम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर चुके हैं, एंड आई एम श्योर कि अब तक आप लोग को इसमें अब कॉन्फिडेंस आ चुका है, कंफर्टेबल है। ठीक है, अपने को ये दोनों पिलर में कंफर्ट आ चुका है, अपने कॉन्फिडेंट है। तीसरा एक और जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड का अकाउंटिंग, फंड अकाउंट्स। ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसमें बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो आप लोग को एकदम स्टार्टिंग में भी बताए। क्या होता है सर कि अगर आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में कोई भी पैसा आया है फंड से रिलेटेड, भले ही वो रेवेन्यू नेचर आपको दिख रहा हो, कोई मतलब नहीं है, बैलेंस शीट में जाइए, उस फंड में ऐड कर दीजिए। कोई भी खर्चा उससे रिलेटेड हो रहा है, जिस चीज का फंड है, फंड से लेस कर दीजिए, फंड का क्लोजिंग बैलेंस दिखा दीजिए। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट के साथ अपने बड़ा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाउएवर अपने पास स्टार्टिंग का 4-5 क्वेश्चन अभी बाकी है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ऐसा कुछ, जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी विद दिस नॉलेज कि सर फंड बेस्ड का जो अब छोटा सा बात बताया ना, उस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे और हम लोग मूव करते हैं बड़ा वाला क्वेश्चन, जो फुल फ्लेजेड फाइनल अकाउंट्स वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब अपने को ये वाला क्वेश्चन ही मेन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फ्रीक्वेंटली आता है। ठीक है, आपका इस चैप्टर का वेटेज मिनिमम 10 मार्क्स है, कभी कभी 10 से ज्यादा आता है। ऑप्शन वाला चीज को अगर आप काउंट कर लो, तो ये चैप्टर का वेटेज 10 से ज्यादा भी हो सकता है।
अगर आप ऑप्शन वाला क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो तो, राइट। एंड आई वुड सजेस्ट, स्ट्रांगली सजेस्ट कि इसको पक्का कर दो, फाइनल करो, हटा दो, एकदम साइड कर दो कि ये तो मतलब बस आ जाए, ऐसा वाला कर लो, खत्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। यहां पे देखो अपने को क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ रोलेक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 का क्या दिया हुआ है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है। बोल रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। इस क्वेश्चन में तो खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है, बैलेंस शीट बोला भी नहीं है। जो क्वेश्चन मेनली आएगा उसमें आपको बैलेंस शीट भी बोलेगा। ठीक है, एनीवेज जो अपने को बोला है फिर वही करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। प्रिपेयर द फुल फ्लेजेड फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थोड़ा स्पेस वर्किंग नोट के लिए छोड़ देना। फॉर्मेट बना लो गाइस। थर्टी फर्स्ट मार्च 20 बोला क्या, नहीं 19 बोला है। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाता है, रेवेन्यू आइटम्स जाता है। इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं फाइनल अकाउंट्स का, हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का एक एक आइटम को पहले रीड नहीं करेंगे, हम लोग पहले एडजस्टमेंट्स को अटैक करेंगे। यहां पे लिखो एक्सपेंडिचर, इनकम्स, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। ये ऑब्वियसली अपना डेबिट साइड है, ये अपना क्रेडिट साइड है। देखें, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहले आ जाओ, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का इंफॉर्मेशन बाद में देखेंगे, इसके साथ साथ भी देख सकते हैं। सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या होता है कि आप एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे से देखो ना, उसके साथ साथ इस एडिशनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो ऊपर का बात है ना, वो भी साथ साथ में उसका इफेक्ट देते चलो, ताकि ये वाला पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड जितना कहानी है इस एडजस्टमेंट के साथ साथ खत्म हो चुका। फिर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जब जाएंगे तो खाली पिक एंड ड्रॉप वाला काम रह जाएगा। ठीक है, तो बोला डेप्रीशिएट फर्नीचर बाई 15%। पढ़ते ही समझ में आ गया कि सर एक्सपेंसेस में ना यहां पे डेप्रीशिएशन आने वाला है। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, 15% बोला है, तो 15% सर देखिए तो यहां पे कुछ पेमेंट साइड में आ रहा है क्या फर्नीचर, देखो आ रहा है। अभी यहां पर एक बात मेरे को साथ साथ में बताना भी है। मान लो, मान लो एवरीवन प्लीज, क्वेश्चन पूछने वाले हैं और मेरे को सबका रिस्पॉन्स चाहिए। यहां पे डेप्रीशिएट फर्नीचर बाई 15% पर एनम बोला, और आपको ऊपर क्या दिया हुआ है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है। क्या ये हर बार मैंडेटरीली जरूरी है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में ही फर्नीचर आ रहा होगा, पक्का ही आ रहा होगा सर, ऑब्वियसली आ ही रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। क्या ऐसा बात है, यस और नो, वाई और एन, सोचो आराम से, टेक योर टाइम, आराम से, है ना। राइट आंसर देने का प्रेशर नहीं लेना है, बट सोचो तो सही।
द करेक्ट आंसर इज यस एंड नो। अगर डोनेशन से डेप्रिसिएशन का क्या लेना देना? तनिषा बता रहे, सुनो, ठीक है, सुनो, जो भी आप लोग अपने हिसाब से सोच लिया, आप लोग अपना आंसर दे दिए, फाइन, नो प्रॉब्लम। अब सुन लो बात को, आप लोग कैसे सोच रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप लोग यस बोल के भी सही सोच रहे हो, नो बोल के भी सही सोच रहे हो। यस एंड नो है ना, स्कैम 92 देखे हो आप लोग, उसमें बोलता है ना यस एंड नो। नहीं देखे हो, कोई बात नहीं, बोला है, समझ में आया? SGL बैंक रिसीट्स, ठीक है, सुनिए सर, क्या होता है ना, जब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते थे ना, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का जब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते थे ना, तो अपने को दिया हुआ रहता था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ट्रायल बैलेंस इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है ना, कोई सा भी लेजर हो, उसका अगर कोई बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, तो वो उस ट्रायल बैलेंस में आता ही आता था, आता ही आता था। तो ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाना बहुत इजी रहता था हमेशा, बहुत इजी बात था सर, बहुत सिंपल सा बात था। ट्रायल बैलेंस में पूरा बैलेंस दे दिया, अपने को बस सेग्रीगेट करना, बताओ इनकम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड में ले जाओ, क्रेडिट साइड में ले जाओ, बताओ एक्सपेंस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस में ले जाओ, डेबिट साइड में ले जाओ, असेट्स को उठा के बैलेंस शीट के असेट साइड में, लाइबिलिटीज को उठा के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। मतलब ट्रायल बैलेंस सजा के दे दिया, खाली उठाओ और 4 जगह, कोई भी 4 जगह जा सकता है, उठा के ले जाओ, रादर 6 जगह अगर ट्रेडिंग अकाउंट को आप काउंट करते हो तो। यही बात की थी, अपने पास 6 जगह है ले जाने के लिए, कोई भी एक जगह उठा के ले जाओ और सर एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे दो, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था, इसमें भी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस एक एडिशनल बात और है, जो थोड़ा सा बात है जो समझना है, सुनना। नई रोशनी, ये अब ये मूवी का बात नहीं कर रहे थे, ये एक सीरीज था, कैम 92 मूवी थोड़ी ना है। तो अभी एक मूवी आया बिग बुल, अभिषेक बच्चन वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट कैम 92 द सीरीज। सुनो सुनो सुनो, आ जाओ मूवी से बाहर आओ, सुनो। तो क्या होता है ना, छोटा सा शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। फाइनल अकाउंट्स में सर ट्रायल बैलेंस देखते थे, उससे फाइनल अकाउंट्स बनाते थे। यहां पर अपने पास ट्रायल बैलेंस नहीं है, मतलब सारा का सारा बैलेंसेस नहीं है, सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज नॉट अ समरी ऑफ ऑल द बैलेंसेस। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज नॉट अ समरी ऑफ ऑल द बैलेंसेस। व्हाट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट? सिर्फ सर उस करंट ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी नया आइटम परचेज हुआ होगा और उसका पेमेंट हुआ होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्रेडिट परचेज भी हुआ होगा, फर्नीचर मान लो क्रेडिट में परचेज हुआ है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में नहीं दिखेगा। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर है, तो वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में नहीं दिखेगा। ये एक चैलेंज है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से जब अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो। सर जब ट्रायल बैलेंस से बनाते थे ना, जब ट्रायल बैलेंस से बनाते थे ना, तो अपने पास सारा बैलेंस सज के रहता था, भले ही वो ओपनिंग बैलेंस हो, फिक्स्ड एसेट हो। फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस भी होगा तो भी दिख रहा होगा ट्रायल बैलेंस में पक्का, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हर एक बैलेंस दिख रहा होता है। फर्नीचर का कोई डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ अकाउंट्स में दिखेगा ट्रायल बैलेंस में, ऐसा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में नहीं है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का रिसीट्स, करंट ईयर का पेमेंट्स, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का रिसीट्स एंड पेमेंट्स दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके वजह से चैलेंज क्या होगा सर, जैसे अपने पास ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह रहता था, वो इधर नहीं मिलेगा। अगर कोई क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ है तो वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में नहीं दिखेगा। ये सब इंफॉर्मेशन सर अगर जरूरत पड़ेगा बनाने के लिए तो कैसे मिलेगा, इन लोग को और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताना पड़ेगा, देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर ये है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इसका ये है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी ये है, ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट का ट्रांजेक्शन ये हुआ है। वो हर इंफॉर्मेशन जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में नहीं दिख सकता है, तो हम लोग सपना देख करके खुद से सोच के तो लिखेंगे नहीं, वो क्वेश्चन अपने को बताएगा, एडिशनल एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ में बताएगा।
और ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे के जब असेट्स एंड लाइबिलिटीज का बैलेंसेस बताएगा ना, ओपनिंग असेट्स का बैलेंसेस बता देगा, ओपनिंग लाइबिलिटीज का बैलेंसेस बता देगा, ओपनिंग असेट्स ओपनिंग लाइबिलिटीज का बैलेंसेस बता देगा, ठीक है। लेकिन ओपनिंग कैपिटल फंड का बैलेंस नहीं बताएगा। अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा टू कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर एज ओपनिंग कैपिटल फंड। ओपनिंग कैपिटल फंड का जरूरत पड़ेगा क्या? बिल्कुल जरूरत पड़ेगा सर। अगर आप ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं बनाओ निकालोगे तो आप जब बैलेंस शीट बनाने जाओगे तो याद करो कैसे बनाते थे सर। बैलेंस शीट में अपने कैपिटल कैसे लिखते थे? कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट या ऐड सरप्लस या लेस डेफिसिट करना पड़ता था। तो आपको ओपनिंग ओपनिंग तो चाहिए ना, आपको ओपनिंग कैपिटल फंड तो चाहिए ना। तो वो ओपनिंग कैपिटल फंड निकलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट बना के, ऐसा समझाएगा जहां पे आपको ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया हुआ रहेगा। आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट ही पूरा बना देना पड़ेगा, जितना ओपनिंग असेट है असेट साइड में, जितना ओपनिंग लाइबिलिटीज है लाइबिलिटी साइड में, और बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ओपनिंग कैपिटल फंड। और अब आपके पास ट्रायल बैलेंस जैसा इंफॉर्मेशन हो गया। अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को साथ में देखोगे तो ट्रायल बैलेंस बहुत ज्यादा हद तक, एकदम एक लिमिट तक आपको ट्रायल बैलेंस जैसा इंफॉर्मेशन मिल गया, ये दोनों को क्लब करके। और इसको छोड़ करके अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे देगा, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन वगैरह का। गाइज ये पर्पज, इस सम के थ्रू ये डिस्कशन का पर्पज ये था कि हम आप लोगों को सम्स के साथ में बताएं कि फाइनल अकाउंट्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बस इतना ही चैलेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। जितना आपने समझ चुके और ये वाला जो बात अभी अभी बोले, दैट्स इट। यही है फाइनल अकाउंट, इससे ज्यादा फाइनल अकाउंट्स में कुछ नहीं है। और ये बात अभी आप समझोगे तब आप लोग को होमवर्क दे पाएंगे और आप लोग करोगे, और तब अपने ट्यूसडे वाले क्लास में कुछ डिस्कस कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप लोग कुछ करोगे नहीं होमवर्क। गाइज ये वाला बात अभी अभी जो लास्ट 3-4 मिनट में जो स्टोरी बताएं, क्या ये बात समझ में आया? क्या प्लीज कंफर्म एवरीवन। लास्ट 3-4 मिनट में जो बात बताएं, 5 मिनट में जो बात बताएं, लास्ट 5 मिनट, क्या ये वाला बात समझ में आया? फाइनल अकाउंट्स में क्या चैलेंज आएगा सर, और उस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है, और कैसे अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का जरूरत पड़ सकता है। तब बस, अब सर देखिए यहां पे ना इस क्वेश्चन में, क्योंकि अपने को ओपनिंग बैलेंसेज और नीचे ज्यादा डिटेल विटेल नहीं दिया हुआ फर्नीचर का, तो इस क्वेश्चन में हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि सर इसका मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिया होगा इन्फॉर्मेशन, नहीं तो हम लोग थोड़ी ना सपना देखेंगे, हम लोग थोड़ी गेस करेंगे, अच्छा चल मान लेते हैं फर्नीचर इधर, राइट। वो तो क्वेश्चन को क्या तो यहां पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देना पड़ेगा, ओपनिंग असेट्स एंड ओपनिंग लाइबिलिटीज का। अगर वो यहां नहीं दे रहा और फिर भी बोल रहा है डिप्रिसिएशन चार्ज करो, तो इसका मतलब सर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में पेमेंट में आएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया कोई फर्नीचर, राइट। और केयरफुल डिटेल दिया हुआ है, फर्नीचर परचेज हुआ है ऑन 1 जुलाई परचेज हुआ है, ऑन 1 जुलाई परचेज हुआ है, तो डेप्रिसिएशन हम लोग ऑन टाइम बेसिस निकालते हैं। जी हाँ सर, डेप्रिसिएशन टाइम बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो 1 अप्रैल से अगर होता तब पूरा साल का कैलकुलेट करते, यहाँ पे 1 जुलाई से है तो सर नंबर ऑफ मंथ्स तो आप लोग बता सकते हो। कितना मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करें? 70,000 का सर फर्नीचर परचेज किया है, कितना है? 70,000 का फर्नीचर है सर, फर्नीचर है 70,000 का, डेप्रिसिएशन का रेट बोल रहा है 15%, 15/100 लिख दें, बस इसको क्लोज कर दे क्या ब्रैकेट को गाइस, इंटू 9/12। अमाउंट बताइए, 10,500 का 3/4, जल्दी जल्दी। बहुत टाइम लग रहा है आप लोगों को कैलकुलेशन में, आप लोग को कैलकुलेशंस फास्ट करना होगा गाइस।
मतलब ऐसे कैलकुलेशन इतना स्लो नहीं चल सकता है। पे पे आप लोग को वर्क करना पड़ेगा। अगर आप लोग कैलकुलेशन पे वर्क नहीं करोगे, पेपर आप लोग को लेंदी, बिना मतलब का लेंदी लगेगा, जो लेंदी नहीं होगा, राइट। क्योंकि अभी तो आप लोग ये सब मार्क्स, ये सब टाइम को काउंट नहीं कर रहे हो। जब इतना सारा फिगर्स लिखा हुआ रहता है, उसका टोटल करना पड़ता है, दिस थिंग्स टेक्स टाइम। और आप लोग को तो ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए कि आपके पास लास्ट में 20-25 मिनट हो कि ये सब कैलकुलेशन आप चेक कर सको। तो मिनिमम 20 मिनट्स इन हैंड होना चाहिए, ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस से ही हो सकता है। ये प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा। बोर्ड के पहले इस चीज का प्रैक्टिस नहीं होगा। ये बिल्ड करना पड़ेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बिल्ड होता है। तो अगर आप लोग इस पे वर्क नहीं कर रहे हो, तो पूरा सारा सब कुछ आते हुए भी आप लोग छोड़ के आओगे। वो सिचुएशन तो और बेकार है, इससे अच्छा थोड़ा कम पढ़ लो, है ना। पूरा पढ़ लिए, पूरा समझ लिए, पूरा आता है, बट पेपर नहीं करना आता है कंप्लीट, तब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर बैलेंस शीट बना रहे होते तो साथ साथ फर्नीचर का काम दिखा देते उधर, फर्नीचर का इफेक्ट उधर दिखा देते। बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देते फर्नीचर 70,000 लेस डेप्रिसिएशन 775, बाहर में आउटर कॉलम में कितना बैलेंस आएगा। ये काम साथ में करते हुए चलेंगे कहीं। There were 416 life members on March 18, 31st March 18. ठीक है। The subscription payable by each member to be a lifetime member is 125. अच्छा, वेट, यहां पे अपने पास, वेट वेट वेट, सुनो, यहां पे ना थोड़ा सा केयरफुली कैलकुलेट करना चाहिए, केयरफुली कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पे क्या बोला, 416 मेंबर है सर वैसे तो, लेकिन अगर किसी को लाइफ टाइम मेंबर बनना है ना, तो उसको 125 रुपया देना पड़ता है। अगर लाइफ टाइम मेंबर बनना है, 125 रुपया देना पड़ता है। और अपने को साफ साफ दिख रहा है कि 5250 लाइफ मेंबरशिप फीस मिला है। तो बताओ कितना मेंबर है जो दिया है। कैलकुलेशन वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स अप्लाइंग फॉर लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप, number of members applying for life membership. So total life membership fees received, total life membership fees received 5250 है क्या। लाइफ मेंबरशिप फीस पर मेंबर is equal to rupees 125. Therefore number of members opting for life membership fees, life membership is equal to 5250 divided by 125। बोलो 5250 divided by 125। गाइस फास्ट, क्या ये आ रहा है क्या, 42 आ रहा है क्या। आ रहा है, देखो यहां पे अपने को बोला 416 मेंबर है, ये तो बता दो फटाफट। 416 मेंबर है, उसमें से 42 लाइफ मेंबरशिप फीस के लिए अप्लाई कर रहा है, लाइफ मेंबरशिप ले लिया। तो ऐसे कितने लोग हैं जो लाइफ मेंबरशिप अप्लाई नहीं किए। जितने लोग लाइफ मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं किए ना, वो लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन देंगे। हाँ बताओ गाइस फटाफट, नंबर ऑफ मेंबर्स हु हैव नॉट ऑप्टेड फॉर, देयरफॉर number of members
not opted for life membership is equal to, सर टोटल अपने को बोला 416, उसमें से -42 बता दो, 374। डन है सर, इसका मतलब इतने मेंबर्स लोग हैं जो लोग सब्सक्रिप्शन देंगे। चलो देखते हैं इसका जरूरत था क्या, अभी चेक करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये वाला कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं था, बट किसी सम में जरूरत पड़ सकता है। जब आपको बोलेगा पर मेंबर सब्सक्रिप्शन इज इतना, तो आपको सब्सक्रिप्शन इनकम पता चल जाएगा। हाउएवर इस क्वेश्चन में देखते हैं जरूरत है क्या। यहां पर अभी अपने को क्या करना है सर, यहां पे लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में जो बात किया ना, देयर आर 416 लाइफ मेंबर्स ऑन 31 मार्च 18। अच्छा एक मिनट रुकना, यहां पे ना ये लोग लाइफ मेंबर बोल रहा है कितना है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर नहीं बोल रहा है। नहीं नहीं रुको सर, अपने को इसका मतलब 416 इंटू 125 चाहिए था लाइफ मेंबरशिप फीस, 416 इंटू 125। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला तो कैलकुलेशन अपने को करना ही था। अपने सिंपली क्या कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट ऑप्टेड के जगह लिख दो नॉट पेड, नॉट पेड। देयरफॉर लाइफ मेंबरशिप फीस ड्यू, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीवेबल, इन लोग से लेना बाकी है। इज इक्वल टू ₹374 इंटू 125। ये बताओ तो कितना हो रहा है। सिंपल हो गया ना, इतना पैसा लेना बाकी है। ये वाला बात हम वापिस एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप लोग का रिस्पॉन्स से लग रहा है कि सर ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया। चलो देखो सर, देखो 416 लाइफ मेंबर्स है गाइस, यहाँ पे अपना थोड़ा सा रीडिंग का इंटरप्रिटेशन ये गलत हो गया था कि अपने 416 मेंबर्स काउंट कर रहे थे, बट एक्चुअली देयर आर 416 लाइफ मेंबर्स। क्वेश्चन साफ साफ बोला देयर आर 416 लाइफ मेंबर्स, उसमें से ₹125 पर मेंबर देना होता है ये लोग को फीस। ठीक है, तो इसका मतलब सर अपने को मिला जो है 5250, दैट इज फ्रॉम 42 मेंबर्स ओनली। टोटल करके भी कर सकते हो सर कैलकुलेट। लाइबिलिटी नहीं है, ये एसेट है, अपने को मिलना बाकी है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। नहीं, वैसे भी जो बैलेंस शीट में जाता है ना, वो तो जो लाइफ मेंबरशिप फीस जो अपना इनकम हुआ है वो पूरा का पूरा अपने, एक मिनट हम इसका बैलेंस शीट में इफेक्ट बता देंगे, पहले आप लोग ये बताओ ना मेरे को। 5250 42 मेंबर्स, तो इसको आप टोटलिटी बेसिस में भी कैलकुलेट कर सकते हो सर। रिसीवेबल, बोलो। सुनो गाइस, ये वाला जो पार्ट है ना लाइफ मेंबरशिप वाला, ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक बार यहाँ पे ब्रेक करते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस वाला। अभी हम सिर्फ यहाँ पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो बात है ना उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको पॉज करो, इसको साइड रहने दो, रहने दो, लाइफ मेंबरशिप फीस वाला बात को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे अपने को अभी यहाँ पे इसका जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली क्या करना है सर, ये लाइफ मेंबरशिप फीस वाला जो पार्ट है ना, ये बैलेंस शीट में अपने को दिखाना होगा। बैलेंस शीट में क्या होता है कि जितना टोटल इनकम होता है ना, वो कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाता है, और अगर कुछ रिसीवेबल अगर अपने को दिखाना है तो वो रिसीवेबल असेट साइड में आ सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हाउएवर पूछा नहीं है, बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, तो अपने यहाँ पे ये वाला पॉइंट को स्किप करते हैं। नेक्स्ट सम में जब आएगा तब इसके बारे में अपने आप बात हो जाएगा अपना। ठीक है, ओके। अभी सुनो, इस क्वेश्चन में अपने को सब्सक्रिप्शन इनकम से रिलेटेड जितना भी बात बोला है,
उससे अपने क्या सब्सक्रिप्शन इनकम निकाल सकते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बताओ 52,000। इसमें ऐड कितना आइटम होता है? 2। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर और एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। फिर लेस 2 आइटम होता है आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर, पेड इन करंट ईयर। पेड इन करंट ईयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर एडवांस इन करंट ईयर। तो ये बताओ सर, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग दिया हुआ है, ये पुराना वाला आउटस्टैंडिंग 6,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है 7,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000, ये ओपनिंग वाला। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 19, क्लोजिंग वाला 5,000। बोलो। सब प्लस माइनस करके 52,000 ही आ गया। आ रहा है? 52,000 से स्टार्ट किए, 52,000 में पहुंच गए, सारा प्लस माइनस करके। ऐसा ही है लाइफ, क्या करेंगे। अभी सुनो, अभी यहां पर हम आप लोगों से मार्क करवा रहे हैं, आप लोग अपने आप करके इसका सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट कर देना। सर यहाँ पे बैलेंसेस जो कैश एंड बैंक का दिया हुआ है वो तो बैलेंस शीट आइटम है, अपने को कोई लेना देना नहीं है। डोनेशन अपना, क्योंकि कोई स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है ये, अपने इसको क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर का मानेंगे, और ये जाएगा अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम में। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो क्या है? इनकम है सर, बिल्कुल इनकम है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रूटीन वर्क होता है, उसके लिए ये इसी तरह का काम कर करके वो अपना सरप्लस बनाता है, तो ये उसका इनकम है। सब्सक्रिप्शन अपने ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। लाइफ मेंबरशिप इज अ कैपिटल नेचर का आइटम, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में नहीं जाएगा। एंट्रेंस फीस का क्या करें सर? क्वेश्चन में जनरली हम लोग को बोल देता है, जनरली सुनना, एंट्रेंस फीस के केस में ना अपने को क्वेश्चन में बहुत बार बोल देगा कि इसको कैपिटल ही ट्रीट करो, इसको रेवेन्यू ही ट्रीट करो, या बोल देगा 50% कैपिटल ट्रीट करो, 50% रेवेन्यू ट्रीट करो। क्वेश्चन जो बोल देगा तो क्वेश्चन बोल देगा, क्वेश्चन अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो अपने इसको रेवेन्यू मानेंगे, अपने इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 7% फॉर द ईयर, ये भी अपना इनकम है इसमें। लेकिन अगर बैलेंस शीट बनाने बोलता ना इस क्वेश्चन में, तो अपने को इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इससे पता चल जाता, इस इंफॉर्मेशन से अपने इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकाल सकते थे। बोला पूरा साल भर का इंटरेस्ट मिला है 7,200 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, तो बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर अगर 7% ये है तो बताओ 100% कितना है? 7200, 7200 डिवाइड बाई 7 इंटू 100, राइट? ये जरूरत पड़ेगा बाद में, ठीक है। अभी इसको सर सिंपली इसको इनकम दिखाइए। ये अपना नॉर्मल एक्सपेंडिचर एक्सपेंस है पेमेंट साइड में, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस अपना एक्सपेंस है, रिपेयर्स अपना एक्सपेंस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस है, गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट के असेट साइड में, को नहीं दिखाएंगे सर। टेलीफोन एक्सपेंसेस एकदम दिखाइए एक्सपेंसेस। फर्नीचर को सर नहीं दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दिखा चुके, फर्नीचर तो असेट है, बस खत्म। सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करके मेरे पास वैसे कुछ आंसर्स आ चुका है, आई एम नॉट राइटिंग द आंसर राइट नाउ, ये नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करके लिखेंगे यहां पर, ठीक है। और होमवर्क मार्क करो, खाली इतना सा होमवर्क थोड़ी ना है, होमवर्क मार्क करिए। 27 भी होमवर्क है। बिलियर्ड्स टेबल ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं है, तो इसका मतलब वो असेट है। हाँ भारी नाम है ना टेबल, बिलियर्ड्स टेबल, तो ये असेट ही लग रहा है, ठीक है। ये भी होमवर्क है 28 भी। गाइज आप लोग को
ट्राई करना है, एकदम जेन्युइन अच्छा अटेम्प्ट देना है, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा नेक्स्ट क्लास में जब अपने डिस्कस करेंगे तो हो सकता है एक बार में करेक्ट नहीं हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और 2 क्लास उसके बाद आप लोग को इसमें बड़ा वाला सम में भी पूरा कंफर्ट आ जाएगा पक्का। बट कंडीशन है आप लोग होमवर्क जेन्युइनली ट्राई किए हो। होमवर्क बस यहां तक, बस ओनली 31 तक। 32 भी अच्छा लग रहा है वैसे। 32 तक, 32 तक। अरे ट्यूसडे को है नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना, ट्यूसडे को है नेक्स्ट क्लास। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रहा सर प्लीज पूरा होमवर्क दे दीजिए, टेस्ट आ रहा है उसका। 26 से लेकर के 26 से 32 गाइज नेक्स्ट क्लास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ट्यूसडे को है। तो इतना इस ड्यूरेशन में अगर आप लोग अपने आप नहीं करोगे ना एनपीओ, तो वैसे भी आप लोग कंजम्पशन और अक्रूवल कॉन्सेप्ट इतना बुरी तरह से भूल चुके होगे कि ट्यूसडे वाले क्लास में मेरे को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आप लोग को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस में आप लोग बने रहो, आप लोग का एडवांटेज पूरा देखते हुए आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 26 to 32। ओके, ऑल राइट, टाटा बाय बाय। खत्म नहीं होगा, 36 तक है, ज़्यादा नहीं है सम्स, स्टैंड। बट इसमें जो अपने जितना कवर कर रहे हैं ना, सब कवर्ड है मेरे को।